सकारात्मक बातों को सिर्फ पढ़ना और सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि सकारात्मक होने के लिए आपको आपकी सोच को सकारात्मक करना पड़ेगा। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ ही बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस बुलेटिन में आपके प्रदेश और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज होगा संसद के बजट सत्र का आगाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वे और कल आम बजट करेंगी पेश। भोपाल में आज होगी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। प्रशासनिक कार्यों का फीडबैक लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। IGSP के साथ भी होगा मंथन। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। MP के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। अवैध निर्माण के नियमितीकरण में देरी पर सीएम भूपेश बघेल ने जताई नाराजगी। बोले कैंप लगाकर निपटाए लंबित मामले, खुद करूंगा समीक्षा। राजनांदगांव में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। पार्टी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने पर चर्चा। आज कई बड़े नेता रखेंगे अपने विचार। सिवनी में रेलवे इंजन से टकराई इंस्पेक्शन ट्रॉली। हादसे में इंजीनियर समेत 2 लोगों की मौत। 3 लोगों ने ट्रॉली से कूदकर बचाई अपनी जान। रायपुर में शिक्षा का मंदिर शर्मसार। चंद्रखुरी के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़। पुलिस के गिरफ्त में आरोपी टीचर। सीरियल किलर उद्यान दास को आजीवन कारावास। विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा। भोपाल में प्रेमिका और रायपुर में माता पिता की हत्या कर दफनाई थी लाश। सूरत की महिला से रेप के केस में आशा। गांधीनगर कोर्ट आज सुनाएगा सजा। और पाकिस्तान की मस्जिद में आत्मघाती हमला। 63 पुलिसकर्मियों की मौत। 500 नमाजियों के बीच हमलावर ने खुद को उड़ाया। तालिबान ने ली जिम्मेदारी। और हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, बिहार के आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति के घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मालदा में बस हादसा हुआ है। 2 की मौत हुई है, वहीं 39 लोग घायल। इधर BBC डॉक्यूमेंट्री बैन पर 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। चौथी बड़ी खबर, 1 अप्रैल से सड़कों से 9 लाख सरकारी वाहन को हटाया जाएगा। 5वीं बड़ी खबर, अमेरिका के दौरे पर NSA अजीत डोभाल। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। वहीं 6वीं बड़ी खबर, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। दिल्ली में शीतलहर। 7वीं और आखिरी बड़ी खबर, आज से संसद की कैंटीन में मिलेगी रागी की पूरी और ज्वार का उपमा। और 7 बड़ी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से आज संबोधित करेंगी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। निर्मला सीतारमण कल देश का बजट पेश करने जा रही हैं और आज आने वाला आर्थिक सर्वे आम बजट का संकेत दे सकता है। इस सत्र के दौरान सरकार का बड़ा फोकस बजट को पारित करवाने को लेकर होगा। वैसे भी ये मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा और ऐसे में इस बजट में सरकार कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती है। करीब 66 दिन लंबे इस पूरे सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें आयोजित होंगी, जिसमें सरकार अपने उन सभी कामों को निपटा सकती है जिसका ऐलान वो पहले ही कर चुकी है। संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और संसद के बजट सत्र के हंगामेदार होने के भी पूरे आसार हैं। विपक्ष कई मसलों पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं संसद सत्र की शुरुआत से पहले आज हुई दलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने सारे मामले उठाए और इन पर चर्चा की मांग की।
संसद के बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी टीएमसी समेत कई दल शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचा। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक अच्छी रही। हम सदन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बजट में केंद्र सरकार से किसानों के लिए विशेष मांग की है। पेट्रोल डीजल की कीमत संसार में आधा होने के बावजूद भी हर साल 4.25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है। उसके हिसाब से राज्यों को उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस बार बजट 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 23 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 13 मार्च को अवकाश के बाद 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। 15वीं विधानसभा के 1 महीने तक चलने वाले सत्र में शिवराज सरकार इस कार्यकाल का अपना अंतिम बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 27 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सत्र में बजट पेश करने के साथ ही स्थगन, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल में सवाल जवाब के साथ अध्यादेश भी लाए जाएंगे। 29 दिवसीय बजट सत्र में सदन की कुल 13 बैठकें होंगी, जिसमें आगामी वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। शासकीय और अशासकीय कार्य भी इसमें किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक महामहिम राज्यपाल के द्वारा आहूत किया गया है। इसमें बजट के साथ साथ विधेयकों पर सारगर्भित चर्चा होगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दे पर सारगर्भित चर्चा होगी। और अब बात यूथ गेम्स की। देश के दिल मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी की गई। वहीं भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इसका औपचारिक उद्घाटन कल हुआ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के जो बच्चे मेडल जीत कर आएंगे उन्हें अगले खेलों की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिंदुस्तान के 5 पारंपरिक खेलों को इसमें शामिल किया गया है। ये खेल जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय खेल बनेंगे। वहीं इंदौर में भी इस मौके पर 6 अलग अलग गेम्स का आयोजन हुआ। इंदौर के इस आयोजन में 930 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनके रुकने से लेकर खाने पीने और प्रैक्टिस के साथ ही लाने ले जाने की पूरी सुविधा जिला प्रशासन दे रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने मेजबानी का ये अवसर मध्य प्रदेश को दिया है। मैं मध्य प्रदेश में सभी खिलाड़ियों का देश के दिल में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अद्भुत आयोजन होगा ये। खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, और इसी सोच के साथ ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया कि हजारों खिलाड़ी देश के कोने कोने से इसमें भाग लें। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहीं और नहीं, मध्य प्रदेश में हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। सीएम की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। अधिकारियों से योजनाओं का फीडबैक आज सीएम लेंगे। बता दें कि 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा की तैयारियों की भी आज इस बैठक के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य प्रमुख योजनाओं पर आज कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ चर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की विशेष बैठक होगी। उनकी अध्यक्षता में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगा और इसमें वो तमाम योजनाओं के फीडबैक लेंगे, कार्यों का फीडबैक लेंगे। अधिकारियों से वो चर्चा करने वाले हैं। 5 फरवरी से विकास यात्रा की शुरुआत की जा रही है एमपी में, जिसकी तैयारियों को लेकर भी आज समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था और कई अहम मुद्दों पर, योजनाओं पर आज चर्चा होगी।
रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। सीएम भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के प्रकरणों के निराकरण में विलंब पर गहरी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कलेक्टरों को प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ये नियम लाया गया। राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण के नियमितीकरण कराने का मौका दिया है और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा है कि वो खुद प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी सीएम आवास योजना के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी जल्द ही सड़क पर उतरेगी और बड़ा हल्ला बोल करने जा रही है। वहीं कांग्रेस इस मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत काफी दिनों से गरमाई हुई है। बीजेपी पिछले कुछ महीनों से पूरे प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार नाम से अभियान चलाए हुए है। इसके तहत अब तक 8,000 से ज्यादा गांवों में बैठक कर इस योजना से प्रभावित 9 लाख लोगों से फॉर्म भरवाए गए हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रभावित लोगों के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार। यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित किया जा रहा है। इसे एक आंदोलन का रूप दिया गया है क्योंकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार 16 लाख गरीबों के पक्के मकान को, उनके छत को, उनके आसियाने को छीनने का पाप की है। विपक्ष धर्म को निभाते हुए गरीबों के मकान के, उनके पक्के छत की लड़ाई को लड़ना हम सबका धर्म है। ये विपक्ष धर्म हम निभा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन केंद्र ने मियाद खत्म होने का हवाला देकर रकम लौटा दी। यदि बीजेपी चाहती है कि गरीबों को आवास मिले तो उसे केंद्र सरकार से राशि स्वीकार करने का अनुरोध करना चाहिए। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने का षड्यंत्र रची है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे भाजपा शासित राज्यों में भी प्रधानमंत्री आवास में लगातार कटौती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो हमने 800 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए जमा किया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यह कह के उसमें हमारे आवास के आवंटन को निरस्त कर दिया गया कि आपके द्वारा पैसा लेट में जमा किया गया, जबकि विभिन्न मदों का 55,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को अभी केंद्र से लेना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार का 40% और केंद्र सरकार का 60% अंशदान है। बीजेपी के अनुसार राज्य सरकार ने समय पर अंशदान नहीं जमा किया, इस वजह से गरीबों के आशियाने के सपने पर ग्रहण लग गया। अब इस पर सियासत हो रही है और खामियाजा भुगत रहे हैं करीब 16 लाख लोग। राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। इधर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है। पार्टी जल्द ही नए संगठन की घोषणा करने जा रही है। वही विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद महासचिव संदीप पाठक 4 फरवरी को भोपाल आ रहे हैं। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। आपकी नई टीम में बीजेपी और कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं और इनमें कुछ मौजूदा विधायक और कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं, जिन्हें इस बार अपने दल से टिकट मिलने में संदेह है। खबर यह भी है कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ दिग्गज दिल्ली जाकर आपके शीर्ष नेतृत्व से संपर्क कर चुके हैं। प्रदेश के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के सिंगरौली महापौर सहित 50 से अधिक पार्षद, 27 जनपद पंचायत और बड़ी संख्या में सरपंच जीत कर आए हैं, जिससे प्रदेश में आपके हौसले भी बुलंद है। इधर सियासी दलों में जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। पहले बहुत कम लोग थे पार्टी में जो है, अब बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो नए लोगों को भी स्थान देना है। आम आदमी पार्टी पिछले दिनों जो पिछले चुनाव में उनका हश्र हुआ है उसमें अपने इतिहास को झांक कर देख ले। मध्य प्रदेश में ऐसी पार्टियों का जिनकी कोई विचारधारा नहीं है और जिनके पास जनता की सेवा करने का कोई रास्ता नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है। आम आदमी पार्टी की अपनी कोई रणनीति नहीं होती है। ये जो रणनीति होती है ये भाजपा की रणनीति होती है जो आम आदमी पार्टी के लिए चलाई जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करती है।
और अब बात सिवनी में हुए रेल हादसे की। मध्य प्रदेश के सिवनी में हुए एक बड़े रेल हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए सिवनी से भूमा की ओर निकले कर्मचारियों की इंस्पेक्शन ट्रॉली सामने से आ रहे ट्रेन के इंजन से टकरा गई। हादसे में रेलवे के एक अधिकारी और एक कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं 3 कर्मचारियों ने ट्रॉली से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि इंस्पेक्शन ट्रॉली में इंजीनियर रामसमुद्र यादव समेत 5 कर्मचारी सवार थे। करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रॉली के नजदीक इंजन कब आ गया इसकी भनक तक नहीं लगी और इंद्राबाड़ी के पास दोनों की टक्कर हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही रेलवे के ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू की गई है। वहीं 13 फरवरी को हादसे में जान गंवाने वाले इंजीनियर रामसमुद्र यादव की बेटी की शादी होनी थी। पूरा परिवार बेटी की शादी की तैयारी में जुटा था, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल का व्यापक असर नजर आ रहा है। बस्तर जिले में 1938 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन पूरी तरह से ठप इस वक्त है। जिले के 4000 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हड़ताल में जाने से 15,000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषण अभियान का फायदा अब नहीं मिल रहा। कुल 60,000 बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। इधर बिलासपुर में भी हड़ताल का असर नजर आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 9 सूत्रीय मांगे हैं। शासकीय कर्मचारी घोषित करने, न्यूनतम 10,000 रुपए वेतन जैसी मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलनरत हैं। पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 1 साल से नवा रायपुर के प्रभावित किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगे उनकी पूरी नहीं हो रही, जिसे लेकर आज किसान रायपुर के कांग्रेस भवन पर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि किसानों ने ये मांग रखी है कि प्रभावित सभी 27 गांव के किसानों को पुनर्वास नीति के तहत राहत दी जाए। गांव के लोगों को काबज पूरी जमीन का पट्टा दिया जाए और परिवार के हर युवा को विकसित भूखंड भी मिले। इसके अलावा वार्षिक शुल्क सहित अन्य मांग को भी पूरा किया जाए। करीब 4 घंटे तक किसान नेता कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन पर बैठे रहे। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल 3 जनवरी से इनका आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन के दौरान कई बार सरकार से उनकी बातचीत हुई। सरकार की तरफ से ये दावा भी किया गया कि उनकी अधिकांश मांगे मानी जा चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया। मैं दिग्विजय सिंह से रायपुर में एक बार फिर से गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। चंदखुरी स्थित सरकारी स्कूल के टीचर पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी टीचर ब्रिजलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चंदखुरी में कन्याशाला में पदस्थ शिक्षक ब्रिजलाल वर्मा छात्रा से अश्लील हरकतें करता था, जिसकी जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी। जिसके बाद परिजनों ने पहले स्कूल के प्राचार्य से इसकी शिकायत की, जिस पर प्राचार्य ने मंदिर हसौद थाने में 55 साल के टीचर ब्रिजलाल वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने छात्रा और परिजनों का बयान लेकर केस दर्ज किया है और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राजधानी रायपुर के बहुचर्चित सीरियल किलिंग मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रदेश भर को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड में दोषी साबित करते हुए उद्यान दास को 5.5 साल तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उद्यान दास को हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं के तहत उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि उद्यान दास ने साल 2010 में अपने 70 वर्षीय पिता बीके दास और मां इंद्रानी दास की पैसों के लालच में हत्या कर दी थी और लाश सुंदरनगर स्थित अपने ही मकान के आंगन में दफना दिया था। पश्चिम बंगाल पुलिस के जरिए 7 साल बाद घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने गड्ढा खोदकर घर के आंगन से बीके दास और इंद्रानी दास का कंकाल बरामद किया था। पूछताछ में उद्यान ने अपने मां बाप की हत्या करने का अपराध कबूल कर लिया था। ये मामला काफी पुराना है, 5.5 साल करीब इसका ट्रायल चला और इसमें सजा जो हुई है उदयन दास को वो आजीवन कारावास की सजा हुई है। कलकत्ता में उसने इस बात को डिक्लेयर किया था, अपना कथन दिया था कि मैंने अपने माँ बाप की हत्या किया था 2010 में। तो 2017 में ये बातें सामने आई थी।
इधर कर्नाटक में नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाए गए मजदूरों को कटनी कलेक्टर ने मुक्त करवा लिया। दरअसल कटनी के ग्राम कोडिया के 28 मजदूरों को एक ठेकेदार 400 रुपए रोजाना मजदूरी का झांसा देकर कर्नाटक ले गया, जहां पर मजदूरों को बंधक बनाकर रोजाना सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम लिया जाता था और हफ्ते में 250 रुपए मजदूरी दी जाती थी, जिससे परेशान मजदूरों ने एक वीडियो बनाकर अपने गांव के पूर्व जनपद सदस्य और विधायक को भेजा, जिसके बाद विधायक ने तत्काल कलेक्टर से बातचीत की। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी मजदूरों को सकुशल मुक्त करवाया है और मजदूरों को उनके गांव रवाना कर दिया। इधर गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आशाराम को दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा का ऐलान आज करेगा। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आशाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सोमवार को कोर्ट में आशाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। करीब 10 साल पहले आशाराम पर सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इस केस में आशाराम की पत्नी सहित 6 अन्य आरोपी भी थे। कोर्ट ने आशाराम को दोषी माना है और आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत भी हो चुकी है। कोर्ट ने बाकी के 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। और बात पाकिस्तान के पेशावर की। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में सोमवार को दोपहर की नमाज के दौरान एक शक्तिशाली आत्मघाती बम धमाके में 63 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 157 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन क्षेत्र के पास जब नमाजी दोपहर की नमाज अदा कर रहे थे, इसी दौरान पहली कतार में बैठे आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। नमाजियों में पुलिस, सेना और बम निष्क्रिय दस्ते के कर्मचारी भी थे। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। आतंकी संगठन के मृत कमांडर उमर खालिद के भाई ने यह दावा किया है कि यह आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में मार दिए गए उसके भाई की मौत का बदला है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये हमला हुआ है और कितना नुकसान उससे हुआ है साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस लाइन इलाके की ये घटना है जहां पर नमाज के वक्त ये आत्मघाती हमला हुआ, जहां आतंकी पहले से ही पहली कतार में बैठकर नमाज अदा कर रहा था और इसी दौरान उसने अपने आप को बम से उड़ा लिया। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। आतंकी संगठन टीटीपी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर मैतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर कोट में।